हेलो बच्चों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बेसिस पर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम को दे के निकलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, केवल हो सकता है उनकी डिजिट्स चेंज हो, अदरवाइज सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसे बहुत ही कम टाइम में तैयार किया जा सकता है और इजीली बोर्ड में अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या चीजें बोर्ड में पूछी जाती हैं। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिलेशन। ठीक है, अब जो हमारे बोर्ड के लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सेट एंड रिलेशन हम लोग 11th में पढ़ के आते हैं। जो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसमें हमें तीन चीजें पढ़नी रहती हैं। पहला रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का रिफ्लेक्शन। ठीक है, खुद का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जैसे हम दिखते हैं सेम एज अगर वैसी ही इमेज बन रही है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है हमारे और हमारी इमेज के बीच में, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, यानी कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझता हूं। ठीक है, कि जैसे मान लो हमें एक रिलेशन दिया गया है, हमें दिया गया है a इज इक्वल टू, ठीक, 1 2 3, और हमें b इज इक्वल टू दिया गया है, ठीक है, b इज इक्वल टू हमें दिया गया है 2 4 5। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका रिलेशन निकालें, a क्रॉस b निकालें, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1, 2, ठीक है, 1, 4, ठीक है, 1, 5। ठीक, जब 2 से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2, 2। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसमें हमारा जो डोमेन था वो भी वही है, जो हमारी रेंज है वो भी वही है। इसका मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा रिलेशन? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। समझ गए सभी लोग? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है जब डोमेन और रेंज सेम हो, यानी उसका रिफ्लेक्शन सेम हो। यानी हम कह सकते हैं व्हेन A इज रिलेटेड टू A, जब A से रिलेटेड होता है तो उस, ठीक है, रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हमारा दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हमारा दूसरा आता है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अब आपने 7th 8th 9th में सिमेट्री पढ़ी होगी। सिमेट्री का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, एक, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है कांग्रुएंसी, ठीक है, और एक होता है सिमिलरिटी। तो कांग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, तो जो हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था ना उसका मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। ठीक है, और जो हम लोग सिमेट्री में पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है हमारा सिमिलरिटी, यानी कि सेम तो है लेकिन सब कुछ नहीं, ठीक है, केवल शेप में सेम है, उसके जैसा दिखता है। ठीक है, उसके जैसा दिखता है, और जो हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था उसका मतलब था एग्जैक्टली सेम। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं इफ A इज रिलेटेड टू B, ठीक है, एंड B इज रिलेटेड टू A, अगर A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है A से, तो हम लोग इसको बोलेंगे कौन सा फंक्शन? इसको हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जैसे मान लो हमको दिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, फिर हमें दिया गया है B इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें 4 दे दिया गया है। ठीक, तो जब हम लोग इसका रिलेशन बनाएंगे A रिलेशन B, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या आ जाएगा। पहले आएगा 1 1, ठीक है, 1 1 के बाद क्या आएगा बेटा? 1 2, ठीक है, 1 2 के बाद देखो क्या आएगा? 1 4, ठीक है, 1 4 के बाद क्या आ जाएगा? अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 1। तो बेटा देखो यहाँ 1 रिलेटेड था 2 से और यहाँ पर 2 रिलेटेड है 1 से। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो हमारा रिलेशन है ये है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चा, तो देखो होता क्या है, जो हमारा सेट होता है उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो भी हमें चीजें दी गई हैं, जो भी हमें रिलेशन दिखाया गया है, वो एक लैंग्वेज के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। और हमारा रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब उसी लैंग्वेज को हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर दें। तो मैथ्स हमेशा से नंबर्स में आसान रही है, तो जब भी कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हम लोग अगर उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर इस तरीके से रिलेशन निकाल लो, और रिलेशन निकालते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है। तो मैंने क्या बोला, ट्रांजिटिव। तो अब हम लोग जो तीसरा रिलेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बेटा। ठीक है बेटा, हमारा तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है साइक्लिक रिलेशन। साइक्लिक रिलेशन का मतलब है जैसे 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, और हमें एक ऐसा रिलेशन मिल जाता है कि 3 भी 1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू ए। अगर ऐसा रिलेशन हमारा बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर मैं इसे तुम्हें रोस्टर फॉर्म में समझाना चाहूँ, तो जैसे दो रिलेशन हमें दिए गए हैं ए क्रॉस बी, और यहाँ लिखा है 1 2, फिर आगे लिखा हुआ है 2 3, और फिर आगे लिखा हुआ है 3 1, और आगे सोवान कुछ 4 कुछ भी लिखा हुआ है। तो देखो 1 से 2 रिलेटेड था, फिर 2 से 3 रिलेटेड था, और आगे हमको मिल गया कि 3 से 1 भी रिलेटेड है। तो अगर इस तरीके का साइक्लिक रिलेशन बनता है तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के बाद अगर मान लो कोई भी फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब हम उसको क्या बोलेंगे। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है हमारा जो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है बेटा, तो इस तरीके का जो हमारा रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। यानी कि हमने कोई चीज निकाली, वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया, ट्रांजिटिव आया, तीनों रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि बोर्ड में इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। ए कामा बी बिलोंग टू ए इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है और बोर्ड एग्जाम में भी 2 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया क्या गया है। सबसे पहले तुमको एक सेट दिया गया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 5 and 6 एज आर रिलेटेड टू b इज इक्वल टू a प्लस 1, ए बी बिलोंग टू a, ठीक है। तो हमें एक सेट दिया गया है बेटा। सेट क्या है हमारा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमें रिलेशन क्या दिया गया है, हमें रिलेशन दिया गया है कि a कामा b इस प्रकार है कि, ठीक है, हमारा जो b है इक्वल टू है a प्लस 1 के। तो ये तो हमारा हो गया कि हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब इसको हम लोग रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा क्या बनता है। तो देखो, अब अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो, a की वैल्यू मैं 1 से लेके यहाँ तक पुट कर सकता हूँ, ठीक है, और b की वैल्यू अपने आप निकल निकल के आएगी। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूँ बच्चा, ठीक है, तो a की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं 1 की वैल्यू a की वैल्यू अब यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 2 प्लस 1 यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब अगर मैं a की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, ठीक है, तो 3 प्लस 1, ठीक है,
बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर मैं ए की वैल्यू 4 पुट करूं, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 कामा 5। लेकिन मैं 5 ए की वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने 5 पुट कर दिया तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। जबकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा जो ए है, ठीक है, ए और बी है, दोनों ही हमारे सेट ए से लिए गए हैं, तो बी की वैल्यू कभी भी 5 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक, तो अब हमको ये दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कहीं पर भी सेम इमेज नहीं मिल रही है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था, यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए डज नॉट रिलेटेड टू ए, ए से रिलेटेड नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, इसके बाद देखो हमें अगर यहाँ से 1 कामा 2 दिया गया है तो आगे कहीं पर 2 कामा 1 भी मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो अगर नहीं है तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी, ए जिस तरीके से बी से रिलेटेड है, ठीक है, बी उस तरीके से ए से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। ठीक है, जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन बी का ए के साथ नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके बच्चा, अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन होता है, अगर ये 1 कामा 2 है तो देखो यहाँ पर क्या है 2 कामा 3 है, तो आगे कहीं पर 3 कामा 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि A इज रिलेटेड टू B। ठीक, A जिस तरीके से B से रिलेटेड है, B उस तरीके से C से रिलेटेड तो है, लेकिन हमारा जो C है, ठीक है, उस तरीके से ए से रिलेटेड नहीं है। इस वजह से फंक्शन इज नॉट, ठीक है, सो फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है बेटा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है सभी को? तो जो भी हमें रिलेशन दिया गया था, ना ही ये रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, ना ही ये सिमेट्रिक था, ना ही ये ट्रांजिटिव था। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हमें स्कूल्स में ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाता नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी लैंग्वेज को हमें लिखना नहीं आता है। ठीक है, हमें आते हुए भी क्वेश्चन को ये नहीं पता होता है कि इसको हमें एग्जैक्टली बोर्ड में लिखना कैसे है। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आराम से आपका बोर्ड में फुल मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो दैट द रिलेशन, ठीक है, आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, बाकी बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो एक ये क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, कि ये किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो देखो जो हमारा रिलेशन है उसको नोट कर लो। तो देखो हमें दिया गया है कि जो हमारा रिलेशन है वो किस तरीके से है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी, ठीक है, सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी। ठीक है, ए जो है हमारा लेस आर इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारा। ठीक है, कि ए की वैल्यू जो है वो या तो बी से छोटी है, ठीक है, या तो बी के बराबर है। अब हमको ये बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो बेटा इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसे देखो सबसे आसान है कि इसे तुम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो अगर मैं ए की वैल्यू ले लेता हूं 1 2 3, मैंने कुछ भी वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, अब इसके बाद देखो b इज इक्वल टू जब तुम लेना स्टार्ट करोगे तो b की वैल्यू तुम a के बराबर तो ले सकते हो, लेकिन b से a से छोटी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि b जो है वो a से बड़ा है।
तो हम लोग बेटा यहाँ पर क्या ले सकते हैं, बराबर तो ले ही सकते हैं, तो 1 लेंगे बराबर 1, ठीक है, बाकी की हम लोग इससे बड़ी लेंगे, ठीक है। तो 3 4 तक हम लोगों ने ले लिया था, 4 ले लिया और क्या ले लिया, 5 ले लिया। समझ गए होगे कि बराबर तुमको लेना हो तो 2 3 पूरी ले लो, लेकिन एक आधे तो अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी बी में, ठीक है। तो हमने अलग वैल्यू ले लिया 4, 5। अब अगर मैं यहाँ से रिलेशन देखूँ ए क्रॉस बी, तो बेटा अगर ए क्रॉस बी देखूंगा तो क्या बनेगा 1, 1, ठीक है। फिर क्या बनेगा 1, 4, फिर क्या बनेगा 1, 5, ठीक है। फिर आगे देखो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 2, 1, ठीक है, 2, 4, 2, 5, ठीक। फिर हम लोग 3 से रिलेशन बनाएंगे, तो 3 से क्या हो जाएगा बेटा 3, 1, ठीक है, 3, 4, फिर क्या बन जाएगा बेटा 3, 5। तो ये रिलेशन हमारा बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें बेटा तो हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको देखना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा हमें मिल गया 1, 1। तो हम लोग सिंपली इस चीज को कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a इज रिलेटेड टू a, ठीक है, a इज रिलेटेड टू a, सो फंक्शन इज, फंक्शन को मैं fx लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ के उसमें फंक्शन लिख दीजिएगा। सो फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, फंक्शन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद दूसरी चीज देखो, अब यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं जैसे 1, 4 है, तो क्या कहीं पर हमें 4, 1 मिला, नहीं मिला। 1, 5 है तो कहीं 5, 1 है, नहीं है। 2, 1 है तो कहीं पर क्या 1, 2 है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जब पूरा देखा तो हमें किसी भी तरीके से हमें सिमेट्रिक नहीं मिला। तो अगर ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिस तरीके से ए रिलेटेड है बी से, ठीक है, बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, उस तरीके से जो हमारा बी है वो ए से रिलेटेड नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, सो फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। तो जो हमारा फंक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है सभी को। अब इसके बाद देखो, अब हमारा आता है ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हमको बताना है कि हमारा जो ये फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे हमने 1, 4 लिया, तो आगे देखो कहीं पर क्या हमें 4, 4 से कुछ स्टार्ट होता हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1, 5 लिया का 5 से स्टार्ट होता हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे हमने 2, 1 ले लिया, चलो तो 1 से स्टार्ट होता हुआ हमको मिल गया 1, 4। तो अगर 2, 1 है, 1, 4 है, तो आगे कहीं 4, 2 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से 2, 4 लिए तो 4 से स्टार्ट होने वाला दूसरा नहीं है। 2, 5 लिया, 5 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो हमने देखा कि जिस तरीके से A इज रिलेटेड है B से, ठीक है, और हमारा B रिलेटेड है C से, उस तरीके से हमारा जो C है वो रिलेटेड नहीं है A से, ठीक है। तो अगर C रिलेटेड नहीं है A से तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फंक्शन इज, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा सबसे आसान रहता है कि उसे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, अपने मन से जो भी तुम्हें लिमिटेशंस दी गई हो उसको लेते हुए वैल्यू को पुट कर लो, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इस तरीके से सिंपली इसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक इक्विवेलेंट क्वेश्चन का, ठीक है, एक इक्विवेलेंट रिलेशन का क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, कि वो बोर्ड में किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। R इज इक्वल टू L1 कामा L2, L1 इज पैरेलल टू L2, सो दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो चलो देखो इसको कैसे करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है पैरेलल की, ठीक है, रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन है पैरेलल वाला, ठीक है।
तो अब जो भी हम लोग लेते हुए चीजों को चलेंगे वो इस हिसाब से लेते हुए चलेंगे, ठीक है, कि जो हमारा रिलेशन है वो पैरेलल के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो चलो देखो, तो क्वेश्चन क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, तो सो दैट, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखो जो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन दिया गया है कि हमारा जो, ठीक है, L1, ठीक है, एंड L2 दो लाइंस है आर पैरेलल, ठीक है बेटा, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइन कैसी हैं बेटा, पैरेलल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। तो हमें पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिन दो लाइंस के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है या 180 डिग्री का एंगल बनता है उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है कि क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, ठीक है। तो देखो इस चीज का आंसर आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है, कि जो लाइन है, ठीक है, वो खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो हमारी एक कंडीशन को ये फुलफिल करता है, ठीक है, कि लाइन जो है खुद के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि वो लाइन खुद को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, जो लाइन होती है वो खुद की पैरेलल होती है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L1 इज रिलेटेड टू L1, ठीक है, L1 इज रिलेटेड टू L1, क्यों, क्योंकि जो लाइन है, अब रिलेटेड में जहां पे तुम रिलेटेड लिख रहे हो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है, क्योंकि रिलेशन हम लोगों ने ऊपर लिख दिया कि भैया रिलेशन जो मैं बात करूंगा मैं इसी रिलेशन की बात करूंगा, ठीक है। L1 इज रिलेटेड टू L1, सो फंक्शन इज, सो फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, इस वजह से हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बताओ दो लाइंस अगर तुमको दी जाए, ठीक है, कहा जाए कि एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी, बिल्कुल होगी, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल है, बेटा इसका उल्टा भी तो सही है ना, ये वाली भी लाइन तो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भैया जो हमारा L1 है वो रिलेटेड है L2 से, एंड हमारा जो L2 है उसी सेम रिलेशन के साथ रिलेटेड है किससे, L1 से। इस वजह से फंक्शन जो होगा हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। सो फंक्शन इज सिमेट्रिक, ठीक है। इस वजह से जो हमारा फंक्शन है बेटा वो कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक के बाद जो तीसरी चीज आती है बेटा वो आती है हमारा ट्रांजिटिव प्रूव करना। तो ये बताओ अगर जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मैं कह रहा हूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, L1 L2 के पैरेलल है, फिर मैंने एक कोई तीसरी लाइन ड्रॉ की है खुद से और मैं ये कह रहा हूं कि जो L2 है वो L3 के पैरेलल है, तो बेटा अगर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो पहली और लास्ट लाइन होगी उसके बीच में भी तो 0 डिग्री का ही एंगल बनेगा ना। तो अगर उसके बीच में भी 0 डिग्री का ही एंगल बनेगा इसका मतलब कि तीन के तीनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, L1 इज रिलेटेड टू L2 एंड L2 इज रिलेटेड टू L3, ठीक है, एंड, ठीक है, हमारा जो L3 है इज रिलेटेड टू L1, सो फंक्शन इज ट्रांजिटिव, ठीक है, फंक्शन कैसा है, ट्रांजिटिव है बेटा। तो अगर फंक्शन ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो क्या प्रूव किया था कि रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पर सिमेट्रिक है, यहाँ पर ट्रांजिटिव है। तो अगर फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है ये कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। तो जो हमारी पहली चीज थी इस क्वेश्चन को लेके कि प्रूव करो कि एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे आगे तुम लिख सकते हो सो इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं जो इन्होंने बोला था कि इसको भी साथ साथ में करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, इन्होंने आगे बोला था आल्सो फाइंड द सेट ऑफ
all lines related to the line y is equal to 2x plus 4। ठीक है, हमें क्या बताओ, 2x plus 4 से रिलेटेड सारी लाइंस के बारे में बताओ। ठीक है, 2x plus 4 से रिलेटेड सारी लाइंस के बारे में बताओ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और वो लाइन क्या होंगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है बेटा, दिया गया है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, y इज इक्वल टू ठीक है बेटा। तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और मुझसे बोला जा रहा है कि इससे रिलेटेड मुझे सारी लाइंस के बारे में बताओ। ठीक है, तो मैंने 11th में, ठीक है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि जो पैरेलल लाइंस होती है ना उनका स्लोप सेम होता है। क्या सेम होता है बेटा, स्लोप सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसका स्लोप देखूं तो स्लोप क्या हो जाएगा, अब ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो मैं स्लोप को यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि स्लोप जो होगा इसका क्या होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है, अब मुझे m मिल गया है, तो अगर मुझे स्लोप पता है बेटा, ठीक है, तो स्लोप से रिलेटेड लाइन का कौन सी इक्वेशन होती है जो सभी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, तो वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर मुझे m के बारे में पता है 2x प्लस जो हमारा कांस्टेंट है केवल वही बदलता हुआ रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बोला था कि इससे रिलेटेड जितनी भी पैरेलल लाइन होंगी तो उसके बारे में मुझे बताओ। तो उसके बारे में बच्चा जितनी भी पैरेलल लाइन होंगी उनका स्लोप सेम रहेगा, अगर कुछ बदलेगा तो बदल सकता है केवल उनका कांस्टेंट। ठीक है, ठीक, तो क्लियर हो गया आपको। इससे रिलेटेड जितनी भी लाइंस बनेंगी उनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी होगा। c का मान 1 2 3 4 5 6 इंफिनाइट तक जाता रहेगा, बाकी y वही रहेगा, 2 वही रहेगा, x वही रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने काफी अच्छे से इसको कवर किया कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आपके बोर्ड में आएगा तो आपसे गलत नहीं होने वाला है। इसका अच्छे से नोट्स बना लेना, कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको देख लेना। ठीक है, ताकि तुम आसानी से जाकर क्वेश्चंस को कर सको। ठीक, तो अब हम लोग अगला अपना टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो जो फंक्शन चैप्टर है ना वो इतना लाजवाब चैप्टर है। पहली चीज तो उसमें क्लियर कट है कि क्या आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन उस चीज को बताने से पहले उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर मैं वो बताऊंगा कि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप उन तरह की क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, केवल डिजिट चेंज कर करके आप जाके दे आओ। ठीक है, और आपका इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो जो हमारा फंक्शन चैप्टर है, ठीक है, उसमें हमें ये कुछ चीजें पढ़नी रहती हैं। तो एक एक करके मैं तुम्हें सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बड़ी आसानी के साथ तुम्हें समझ में आएगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इनका यूज कैसे तुम्हें करना है। तो सबसे पहले आता है डोमेन। तो डोमेन का मतलब होता है कि जो भी हमें फंक्शन दिया गया है, जैसे मान लो तुम्हें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, देख भी नहीं रहा हो इतना, जैसे बेटा हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस, ठीक है बच्चा, जैसे ये फंक्शन हम लोगों को दे रखा है, ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, x की कौन कौन सी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो 3 1 जा 3, 3 प्लस, ठीक है, 3 में 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 7 मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने 2 वैल्यू पुट की, ठीक है, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। तो 2 पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 10 मिल रही है। अब मान के चलो हम लोगों ने कौन सी वैल्यू पुट की, अब हम लोगों ने पुट किया, ठीक है, 3, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा
13, तो 3 पुट करने पर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं फंक्शन में उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट का सेट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, अगर मैं कहता कि जो हमारा, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो जाहिर सी बात है जब हम लोग इस चीज को बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारे हमारे रियल नंबर छूट रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोडोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, यानी कोडोमेन जो होता है वो बड़ा सेट होता है, और जो हमारी रेंज होती है, रेंज का मतलब है कि जो वैल्यू तुम्हें मिली, यानी रेंज जो होती है वो छोटी वैल्यू होती है। तो तुम कह सकते हो कि रेंज जो होता है ना वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। ठीक है, सबसे आसान भाषा में अगर इसको समझना हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, तो सब तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आता है इंजेक्टिव फंक्शन या फिर वन वन फंक्शन। तो बेटा वन वन क्या है, देखो हम एक वैल्यू पुट कर रहे हैं हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, एक वैल्यू पुट कर रहे हैं एक रिजल्ट मिल रहा है, एक वैल्यू पुट कर रहे हैं हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। तो जब एक वैल्यू पुट करने पर एक रिजल्ट मिलता है बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव या फिर वन वन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन को तुम ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, तुम वैल्यू मेनी पुट करो लेकिन उसका रिजल्ट जो मिले वो हमें एक मिले। ठीक है, मेनी वैल्यूज का एक रिजल्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। जैसे हमें दिया गया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ, ठीक है, देखो मैं बनाता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू मैं -1 पुट करूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 होगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू +1 पुट करूँ तो इसका भी स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 होगा, यानी -1 और 1 दोनों ही, ठीक है, दोनों की इमेज जो बन रही है वो 1 बन रही है। तो अगर दोनों की इमेज सेम है तो मेनी की इमेज 1 है। ठीक है, मेनी की इमेज 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन या फिर सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो इनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चे नाम से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 1 हो गया। ठीक है, 1 1 का मतलब एक का एक के साथ रिलेशन। फिर हमारा मेनी वन हो गया, मेनी वन का मतलब हमने बताया कि मेनी का एक के साथ यानी 1 के साथ रिलेशन। अब इसके बाद आता है हमारा इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। ठीक है, तो देखो बेटा इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको एक रिलेशन दे रखा है, ठीक, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू है, x में क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 1, 2, ठीक है, और जो हमारा y आ रहा है, y में क्या आ रहा है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये दे रखा है। तो x जो है उन वैल्यूज को जो हम पुट कर रहे हैं, और y क्या है, हमारी कोडोमेन है। ठीक है, तो y हमारी कोडोमेन हो गई। तो डोमेन पहले क्या पुट करना है, 1, तो x की जगह पर जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 1 y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 2, लेकिन y की वैल्यू हमें दे रखी है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 1 पुट किया, 1 पुट करने पर हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, जब हम लोगों ने 2 पुट किया तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो जब हम लोगों ने 2 पुट किया तो हमको क्या मिला, 3 मिला। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज हमारी जो है कोडोमेन की वो छूट गई। ठीक है, तो जब कुछ कोडोमेन की वैल्यू लेफ्ट रह जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। लेकिन अगर सारी की सारी वैल्यूज यूज हो जाती हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। ठीक है, यानी तुम कह सकते हो कि जब डोमेन और रेंज, सॉरी, जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, यहाँ पर हमारी कोडोमेन क्या है, 2, 3, 5, 6, लेकिन हमारी रेंज क्या है, 2 और 3। ठीक है, तो जब हमारी, अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा होता, ये और नंबर बड़ा होता और इसके हर फंक्शन का किसी न किसी के साथ रिलेशन होता, जैसे मान लो यहाँ 3 और 4 दिया गया होता, 3 4 से रिलेटेड हो जाता, 4 5 से रिलेटेड हो जाता। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी वैल्यूज थी सारी की सारी कोडोमेन की वैल्यू, ठीक है, रिलेटेड हो जाती है डोमेन से। तो जब सारी की सारी वैल्यूज रिलेटेड हो जाती है डोमेन से तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ऑनटू को बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी ऑनटू ना देके सर्जेक्टिव दे देते हैं तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा 1 1 ऑनटू। 1 1 ऑनटू का एग्जाम्पल भी यही बन जाएगा, 1 1 यानी एक का एक के साथ ही रिलेशन है,
और कोई भी वैल्यू छोटी नहीं है, यानी इसे हम लोग कहेंगे 1 1 ऑन 2। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब बोर्ड में एग्जाम में पेपर बनेगा तो किससे बनेगा। तो बेटा जो क्वेश्चन बनेगा ना वो या तो 1 1 ऑन 2 से बनेगा, ठीक है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन से, जो तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी किसी से बनेंगे तो वो 1 मार्क्स एमसीक्यू में बनेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे तो या तो ये 1 1 ऑन 2 से बनेंगे या फिर वो 1 1 से बनेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज को, कोई भी जब क्वेश्चन दे रखा होता है तो किस तरीके से हम लोग किसी चीज को 1 1 प्रूव करते हैं, किस तरीके से मेनी वन प्रूव करते हैं, किस तरीके से इनटू ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस थ्री, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू आर माइनस वन, कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री सो दैट फंक्शन इज वन वन फंक्शन। ठीक है, तो हमको शो करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो एक वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन प्रूव करना है और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि a इज इक्वल टू, ठीक है, यानी हमारी जो डोमेन है वो है r माइनस थ्री और हमारी जो रेंज है, ठीक है, b इज इक्वल टू वो है हमारी कितनी, r माइनस वन। ठीक, अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमारा जो fx है वो कितना है, fx है हमारा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ये हमारा वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो वन वन के लिए बेटा बड़ा सिंपल होता है, वन वन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, और ये एग्जाम में तुम्हारे आएगा ही आएगा, पक्का है। तुम्हें क्या करना है, जो भी पहले एक बार जो तुम्हारा x है उसकी जगह पर x1 पुट करो, फिर x की जगह पर x2 पुट करो और दोनों फंक्शन को इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो वो फंक्शन वन वन होगा, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया तो वो जो हमारा फंक्शन होगा वो मेनी वन होगा। तो चलो करते हैं। तो अगर हम लोग f(x1) निकालें बेटा, तो f(x1) कितना हो जाएगा, x1 माइनस टू अपॉन में x1 माइनस थ्री। अगर हम लोग f(x2) निकालें बेटा तो हो जाएगा x2 माइनस टू अपॉन में x2 माइनस थ्री। अब अगर इन दोनों को हम लोग इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस टू अपॉन में x1 माइनस थ्री इक्वल टू में x2 माइनस टू अपॉन में x2 माइनस थ्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 का x2 से करो तो हो जाएगा x1 x2, x1 का 3 से करो तो हो जाएगा माइनस का 3x1, माइनस का 2 का x2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x2, माइनस 2 का इससे करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया 6, इक्वल टू लगा लिया। अब x1 का x2 से करेंगे तो हो जाएगा x1 x2, x1 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x1, माइनस का 3 का x2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x2, माइनस का 3 का करेंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब देखो इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, x1 x2 को उधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा तो इससे कट जाएगा। वैसे ही हमारा 6 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करो, x1 वालों को एक तरफ कर लो, x2 वालों को एक तरफ कर लो। तो देखो इधर क्या है माइनस का 3x1, इधर क्या है माइनस का 2x1, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x1 इक्वल टू में बेटा इधर क्या बचा माइनस का 3x2, माइनस का जो 2x2 है उसको उधर कर दो तो हो जाएगा प्लस का 2x2। तो 3x1 में से 2x1 जाएगा बेटा तो हो जाएगा माइनस का x1, माइनस के 3x2 में से 2x2 जाएगा बेटा तो हो जाएगा माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारा वन वन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है हमारा ये एक वन वन फंक्शन है। ठीक, तो बड़ा सिंपल होता है, फिर से समझ लो क्योंकि ये बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारी लिमिट्स हैं उनका फिलहाल वन वन प्रूव करने में कोई यूज नहीं होता है, जब हम लोगों को ऑन टू प्रूव करना होता है तब इसका यूज होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करना है, जो यहाँ पर है उसको ध्यान दो। जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें x की जगह एक बार x1 लिखो एक बार x2 लिखो, जो भी रिजल्ट आए उन दोनों के इक्वल रख दो। इक्वल रखने के बाद सॉल्व करो, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, तो इसके अब देखो कुछ की पॉइंट्स हैं बेटा, उनको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ताकि तुम इसे आसानी से कर पाओ। मान लो तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद तुम्हें इंड रिजल्ट ये मिलता है, ये तुम ऐसे ऐसे सॉल्व करते चले गए और लास्ट में मिला x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत बच्चों को लगेगा कि स्क्वायर हटा दिया x1 इज इक्वल टू x2, नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2,
इस केस में जो हमारा x1 है वो एग्जैक्टली x2 के इक्वल नहीं है, इस वजह से फंक्शन मेन वन वन ना होकर क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा बेटा। ठीक है, तो इस चीज को नोट करके रख लेना। ठीक है, ये कभी कभी कंफ्यूज करता है बच्चों को, लेकिन अगर यही चीज हमारी आई है x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, ठीक है, तो अगर क्यूबिक फंक्शन है तो क्यूबिक फंक्शन में वैल्यू बदलती नहीं है, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट होगा, तो हमारा हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो अगर क्यूबिक फंक्शन है तो वन वन बनेगा, ठीक, और अगर लास्ट में हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन आया तो वो बनेगा मेनी वन। ठीक है, तो इस चीज को एम्फसिस करके याद रखना है ताकि बोर्ड में गलती किसी तरीके से ना हो पाए। ठीक, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, सो दैट द फंक्शन f such that r tends to r given by fx is equal to 3 minus 4x is 1 1 and onto r bijective। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखो फंक्शन क्या दिया गया है बेटा। ठीक है, फंक्शन हमें दिया गया है fx is equal to 3 minus 4x, 3 minus 4x। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दिया गया है और हमें फंक्शन किस तरीके का है, f such that r टेंस टू r। ठीक है, यानी हमारी डोमेन भी रियल नंबर है और हमारा जो रेंज है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें क्या पुट करना है, बाइजेक्टिव यानी वन वन ऑन टू। तो वन वन ऑन टू के लिए पहले तो वन वन पुट शो करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले x1 x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4x1, फिर x2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4x2, दोनों के इक्वल कर लो, 3 माइनस का 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस का 4x2। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4x1 इज इक्वल टू माइनस का 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, यानी फंक्शन हमारा वन वन तो हो गया। अगर मान लो यहीं पर ये इक्वल ना आता तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, बाइजेक्टिव ना बन पाता। ठीक है, लेकिन वन वन आ गया है तो अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये ऑन है या नहीं है। मेन चीज जो है बेटा वो तुम अब सीखने जा रहे हो कि किसी चीज को ऑन किस तरीके से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, ये हो गया वन वन। अब बात आती है ऑन कैसे प्रूव करना है तुमको। ठीक, तो जो भी तुम्हें फंक्शन दिया गया है इससे पहले y की इक्वल पुट करो बेटा, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस का 4x। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, 3 को इधर लेके आओ, अब फिर तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, y की इक्वल पुट करने के बाद तुम्हें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा बेटा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4x। ठीक है, माइनस है, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस का y अपान में 4 इज इक्वल टू में x। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब भी कभी हमें ऑनटू, ठीक है, पुट करना होता है, ठीक, तो हमें चेक क्या करना रहता है कि ऑनटू बना या नहीं बना। तुम्हें ये चेक करना रहता है कि जो मेरी रेंज शुरुआत में थी क्या अब वो डोमेन बन गई है। अगर शुरुआत में जो रेंज दे रखी थी वो डोमेन बन गई है तब हमारा फंक्शन होता है ऑनटू। अगर हमारी, ठीक है, जो रेंज थी वो डोमेन नहीं बन पाती है तब फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि ये फिर इनटू फंक्शन होगा। तो देखो क्या y के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है जो तुम यहाँ पर नहीं पुट कर सकते हो, तो बेटा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, हम लोग फ्री हैं। ठीक है, अगर यहाँ अंडर रूट होता तब फिर कुछ बाउंडेशन होती, क्योंकि नंबर माइनस में नहीं लाना होता, लेकिन अंडर रूट कुछ नहीं है, यानी y की मैं जो चाहूँ वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यानी y बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, और अगर y बिलोंग टू रियल नंबर, जो कि पहले x बिलोंग टू रियल नंबर था, अब y बिलोंग टू रियल नंबर हो गया है, इट मीन्स, ठीक है, सो फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, और वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये बोर्ड में आनी ही आनी है और तुम लोगों को हर हाल में इसे सीख के जाना है। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, सो दैट द फंक्शन f सच दैट
r टेंस टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, हमें दिया गया है प्रूव करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है इसका मतलब है कि ये 1 1 ऑन टू नहीं है। तो पहले तुम्हें 1 1 प्रूव करना है। अगर मान लो ये 1 1 ही ना निकले तो हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो देखो हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर। ठीक है, और हमें एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या दे रखा है, हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले इसे 1 1 प्रूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एफ एक्स 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे एफ एक्स 2, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर। अब दोनों के इक्वल रखो, तो 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर। 1 से 1 बेटा कैंसिल आउट हो गया। अब जब मैं यहाँ लिखूंगा x1 तो लिखूंगा x1 इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस x2। तो प्लस माइनस आ गया है, इसका मतलब कि इसके x1 के एक से ज्यादा वैल्यू आ रहे हैं। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 ही नहीं है। तो जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो ये ऑन टू होगा भी तब भी हम इसे बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये 1 1 से ही रिजेक्ट हो गया है तो अपने आप ही प्रूव हो गया कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सीबीएसई 2011 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7 देन सो दैट एफ इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब कि ये 1 1 ऑन टू है। तो तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसे लिख लो। तो देखो हमें दिया गया है एफ सच दैट आर टेंस टू आर। ठीक है, फिर हमें फंक्शन क्या दिया गया है, हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7। ठीक, तो बेटा सबसे पहले इसमें x1 लिखो। एफ एक्स 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 4x1 का क्यूब प्लस का 7। फिर लिखते हैं एफ एक्स 2 क्या हो जाएगा, 4x2 का क्यूब प्लस का 7। ठीक है, दोनों के इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा 4x1 का क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 4x2 का क्यूब प्लस 7। 7 से 7 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x1 का क्यूब इज इक्वल टू 4x2 का क्यूब। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू में x2 का क्यूब। ठीक है, तो अब देखो हमने तुमको शुरुआत में बताया था कि अगर स्क्वायर फंक्शन है तो दो वैल्यू मिलती है, लेकिन क्यूबिक फंक्शन है तो उसकी एक ही वैल्यू होती है। यानी हम कह सकते हैं कि x1 है किसके, x2 के। अगर x1 x2 के है सो फंक्शन इज 1 1। इसका मतलब नो डाउट फंक्शन हमारा 1 1 है। ठीक है, अब 1 1 के बाद बेटा सेकंड चीज आती है कि तुम इसे प्रूव करो कि क्या ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि जो भी तुम्हें दिया गया होगा, ठीक है, तुम्हें उसे y के इक्वल मानना है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 4 को इधर ले आओ, 7 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा y माइनस का 7 इज इक्वल टू 4x क्यूब। 4 को अपान में कर देंगे तो हो जाएगा y माइनस 7 अपान 4 इज इक्वल टू में x क्यूब। अब इधर से जब क्यूब हटाओगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन में
4, ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि पहले क्या था, पहले था x बिलोंग टू r। अब हम लोग देखेंगे क्या y बिलोंग टू r हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो y की अगर मैं वैल्यू 1 पुट करूं, ठीक है, तो रियल नंबर है, मैं पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पुट करूं, पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी वैल्यू y की चाहूँ मैं पुट कर सकता हूँ, मुझे पूरी आजादी है, क्योंकि अगर ये आंसर माइनस में भी आता है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो y है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, जो कि पहले क्या थी, रेंज थी, अब वो क्या बन गई है, डोमेन। जो पहले रेंज थी अब वो डोमेन बन गई है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, वो कैसा है, वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब बाइजेक्शन है, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहीं पर एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है, कि कब ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अगर यही सेम चीज ऐसे आ जाती 1 - 7/4 की पावर 1/2, तो बेटा अगर 1/2 आ जाता ना, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो यहाँ पर होता अंडर रूट y - 7, ठीक है। तो आप लोगों को इतना तो पढ़ाया गया होगा स्कूल में कि अंडर रूट के अंदर नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। यानी मैं y की वैल्यू 1 नहीं ले सकता हूँ, जो कि एक रियल नंबर है, यानी रियल नंबर लेने पर भी हमारी वैल्यू नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब y सभी वैल्यूज के लिए बिलोंग टू r ना होता, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, उसे हम ऑन टू नहीं कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर पावर 1/3 है, तो उसमें माइनस में भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस में नहीं हो सकता है, इस वजह से, ठीक है, फिर हमारा ये ऑन टू ना होता, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें लिखना पड़ता माइनस। अब देखो कितना है, 1 से लेके 7 तक, ठीक, 1 से लेके 6 तक की वैल्यू हम लोग फिर नहीं रख सकते थे, ठीक है। r-1 to 6 लिखना पड़ता, लेकिन ये क्यूबिक फंक्शन है, इस वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो चलेगा। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 1 ऑन टू निकालना सभी को अच्छे से सीख लेना है। वीडियो के जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनका नोट्स बना लो, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के लगा लो, ठीक है, तुम्हारे ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पुख्ता हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज जितना भी मैंने डिलीवर किया है, ठीक है, इससे ज्यादा तुमको रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी क्वेश्चन को इस चैप्टर से अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। होप करते हैं कि आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। दिमाग खराब हो गया। 8:30 बजे शुरू करें हम सोचना है।